गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम कुमार सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी का ये चैप्टर है। बायोलॉजी में इसके पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में दो तत्वों के बारे में जानकारी लेना है। सबसे पहले ऑक्सीजन है और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों तत्व हमारे बॉडी में किस तरह से फंक्शन करते हैं इसके बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि आखिर रिस्पायरेशन होता क्या है ना। रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम लोग दो चीज़ के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। सबसे पहला रिस्पायरेशन और उसके बाद में है ब्रीथिंग। ये दोनों है क्या, रिस्पायरेशन के बारे में और ब्रीथिंग के बारे में देखेंगे। और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा कौन कौन तत्व फंक्शन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो तत्व जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्पिरेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, हम अभी बहुत बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहे हैं और इसके आगे फिर हम डेफिनेशन के अनुसार से कि कौन किस तरह से फंक्शन कर रहा है, क्या है उसका प्रोसेस, ये सभी के बारे में। तो सबसे पहले रिस्पिरेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रिस्पिरेशन में है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जब प्रवेश करता है तो ये इसका कार्य है कि फूड मैटर को ये तोड़ता है। ठीक है, यानी जो भोज्य पदार्थ है उसको वो तोड़ता है, और जब भोज्य पदार्थ जब टूटेगा तो हम लोगों के बॉडी को एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो मुख्यतः ऑक्सीजन का मुख्य रूप से ये कार्य हो जाता है कि ये भोज्य पदार्थ को तोड़ता है और हम लोगों को बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। तो इस चीज़ को रिस्पिरेशन कहते हैं। और ब्रीथिंग में क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर हम लोगों के बॉडी के अंदर पहुंचता है, फेफड़ा में वो पहुंचता है। ठीक है, और एयर में बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे तत्व जो है वो मौजूद होते हैं जो कि एयर के माध्यम से वो फेफड़ा में पहुंचता है। और फेफड़ा में जब वो पहुंचता है तो फेफड़ा फूलता भी है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में रिस्पिरेशन यही चीज़ है कि जब ऑक्सीजन हम लोगों के बॉडी के अंदर जब पहुंचता है और वो फूड मैटर को तोड़ करके एक एनर्जी प्रदान करता है, एक ऊर्जा देता है, तो इस चीज़ को हम लोग रिस्पिरेशन कहेंगे, है ना। तो देखते हैं कि रिस्पिरेशन जो है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है रिस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सटर्नल रिस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। उसके बाद में है हम लोग एक्सटर्नल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, उसके बाद में इंटरनल रिस्पिरेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे। इंटरनल रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ये दोनों के बारे में आज मैं बताऊंगा। और इंटरनल रिस्पिरेशन सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ठीक है, शरीर में जब ऑक्सीजन जब आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब जाता है तो इस चीज़ को हम लोग एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है ब्रीथिंग, जिसके बारे में अभी अभी हम लोग बात किए हैं, और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को दो भाग में बांटा गया है, एक है ब्रीथिंग और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फेफड़ा में एक निश्चित दर पर वायु को भरी जाती है तथा निकाली जाती है। ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस ब्रीथिंग में होता है। ब्रीथिंग में कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि फेफड़ा के अंदर में एक निश्चित दर पर वायु को भरा जाता है और फिर निकाला जाता है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो एयर जो है वो एक निश्चित दर पर हम लोगों के बॉडी में यानी फेफड़ा में वो एक निश्चित दर पर वो भरता है और उसके बाद में फिर वो निकलता है। हम लोगों को सांस लेने का जो दर होता है वो 12 से 15 बार होता है, और कम से कम इसमें 1500 ml जो है वो वायु भरा हुआ होता है हम लोगों के फेफड़ा में। तो ये हो गया ब्रीथिंग सिस्टम।
है ना। ब्रीथिंग सिस्टम को दो भाग में बांटा जाता है। ब्रीथिंग सिस्टम में वायु को हम लोग ग्रहण करते हैं जो कि फेफड़ा में भरा हुआ होता है और फिर वो निकलता है। तो किस प्रोसेस से ये हम लोगों के अंदर में आता है और किस प्रोसेस से ये बाहर जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ब्रीथिंग सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। एक है इंटरनल, एक है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। एक है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। क्या हुआ, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि इंस्पायरेशन के बारे में। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों के अंदर में जाता है। फेफड़ा में जब एयर पहुंचता है तो फेफड़ा का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देता है ना। जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर जो है वो फेफड़ा के अंदर जाता है और फेफड़ा का जो वॉल्यूम है उसको वो बढ़ा देता है। यह प्रोसेस उस समय तक चलते रहता है जब तक हमारे बॉडी का भार और बाहर के एयर का भार दोनों बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता है। इसको हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट एक्सपायरेशन में होता है। एक्सपायरेशन में कि जब एयर जो है वो बाहर जाता है तो फेफड़ा के अंदर में प्लूरल कैविटी जो होते हैं वो सिकुड़ जाता है। तो एयर जब बाहर जाता है तो फेफड़ा सिकुड़ जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सपायरेशन कहेंगे। ये हो गया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में देखते हैं, जहाँ की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। इट मीन्स कि विनिमय होता है, अदला बदली, ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अदला बदली होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि ऑक्सीजन जिस तरह का काम करता है उसके जस्ट विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्य कर रहा है। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो कहाँ रहा है, तो फेफड़ा में होता है। ये कौन सी प्रोसेस के दौरान हो रहा है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान होता है। हिंदी में डिफ्यूजन को हम लोग विसरण कहते हैं। ऐसा सवाल किया जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 यानी इसका जो एक्सचेंज है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा ये हो रहा है। ठीक है, विसरण के द्वारा ये होता है। तो अभी तक हम लोग यही चीज़ देखें कि हम लोग सांस ले रहे हैं, इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। उसके बाद में फिर जो सांस लेने की जो क्रिया है उसको इंस्पायरेशन कहते हैं, और सांस बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं। और दूसरा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिल करके विसरण कर रहे हैं, एक्सचेंज करता है, जो कि ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि गैस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। तो एक तो ये प्रोसेस है कि गैस का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लड के द्वारा हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में है कि गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लंग्स के द्वारा भी हो रहा है। तो चूंकि जब गैस का ट्रांसपोर्टेशन लंग्स में जब ये आता है और लंग्स से फिर ये सेल में पहुंचता है और सेल से वापस ये लंग्स तक आने की जो प्रोसेस होते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि जब एयर जो है वो फेफड़ा तक पहुंचता है और फेफड़ा से सारे सेल में पहुंचते हैं और सेल से वापस फिर फेफड़ा तक आने की जो प्रोसेस है उसको वो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं। और पूरे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ब्लड के माध्यम से हो रहा है। इसमें भी हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ही बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में। तो चूंकि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये सिर्फ हीमोग्लोबिन के ही द्वारा हो रहा है। ठीक है। किसके द्वारा हो रहा है? ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये विभिन्न तरीकों से होता है। सबसे पहले फेफड़ों से ही हो रहा है, उसके बाद में प्लाज्मा से हो रहा है, उसके बाद में कार्बोनेट से हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा बात बता देते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ये जब तक ऑक्सीजन से नहीं मिलता है तब तक कि इसका कलर बैंगनी होता है, और जब ये ऑक्सीजन से मिल जाता है तब इसका कलर लाल हो जाता है। ऑक्सीजन से मिलने के बाद में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन तत्व बनाता है। तो आज के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस तक पढ़ेंगे। ये दो पॉइंट को हम लोग थोड़ा विस्तार करके पढ़ेंगे। आइए अब इसका विस्तार करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है कि जीवों में ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करता है।
तो भोज्य पदार्थ के इस ऑक्सीकरण के इस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में जाता है, और ऑक्सीजन करता क्या है कि हमारे अंदर में जो फूड मैटर होते हैं उसका विघटन करता है, ठीक है, उसको तोड़ता है, और तोड़ने के दरमियान में हम लोगों को एनर्जी प्राप्त होता है। जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर सेल में और सेल से टिश्यू में जब वो मौजूद होता है, जब वो पहुंचता है जिस तरह से, तो उसके बाद में वो ऊर्जा मुक्त करता है, एनर्जी देता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हम लोग जब सुबह सुबह एक्सरसाइज यदि करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने के लिए, यानी तो हम लोगों के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका काम ही है ऊर्जा प्रदान करना, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। तो वहाँ भी जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होता है, जब सेल में पहुँचता है तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ठीक है। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो ऊर्जा प्रदान करना, उसे पावर हाउस भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन के अनुसार से हम लोग यही चीज़ देखें कि जीवों में ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण या विघटन, जो भी भोज्य पदार्थ हैं तो उसके ऑक्सीकरण या विघटन करके जो ऊर्जा प्रदान करता है, तो भोज्य पदार्थ के इस ऑक्सीकरण के इस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरह से भी हम लोग किस तरह से डेफिनेशन को दे सकते हैं वो देखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ का क्रमिक अपघटन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण हो और ऊर्जा मुक्त करते हैं, ठीक है। ऐसा कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में यदि भोज्य पदार्थ विघटन होता है, क्रमिक उसका अपघटन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो तो और ऊर्जा मुक्त होता है, तो उसे हम लोग श्वसन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का काम श्वसन तंत्र करता है। अब ये है कि श्वसन तंत्र का काम आखिर है क्या, तो श्वसन तंत्र का काम ही है कि ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करना, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेना, और यही प्रक्रिया जो है वो पेड़ पौधे में जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, उसके बारे में यहाँ पे स्ट्रक्चर रूप से दिए हैं, इसके बारे में पहले देख लीजिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसको 3 भाग में बांटा गया है। रिस्पायरेटरी सिस्टम को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके बाद में है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो किस तरह से एक्सचेंज कर रहा है, किसके माध्यम से एक्सचेंज करता है। जैसे जब हम लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन जब जाता है तो हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो सभी सेल तक पहुंचाए, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो किन माध्यम से हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, पूरे सेल में जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड किस माध्यम से होकर के वो बाहर आता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और इंटरनल रिस्पायरेशन। फिर है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को 2 भाग में बांटा गया है, एक है ब्रीथिंग और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे ब्रीथिंग को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक है फर्स्ट इंस्पायरेशन और सेकंड है एक्सपायरेशन, ठीक है। मैं फिर से ब्रीथिंग को 2 भाग में बांटा गया है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन को 2 भाग में बांटा गया है, एक है एनारोबिक और दूसरा है एरोबिक। तो हम लोग को यही रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके बारे में टोटल पढ़ना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम लोग वैसे रिस्पायरेशन को कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर में प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी के बाहर जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, और ये एक प्रक्रिया है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इसे 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है ब्रीथिंग और दूसरा भाग है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। पहले भाग में जो ब्रीथिंग है ये आखिर होता क्या है, ब्रीथिंग सिस्टम क्या होता है। तो चूँकि हमारे बॉडी में जो लंग्स होते हैं, फेफड़ा, हम लोग जो सांस लेते हैं वो पूरा का पूरा और एयर जो है वो हम लोगों के फेफड़ा में पहुंचता है, ठीक है।
तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि फेफड़ों में एक निश्चित दर से वायु भरी या निकाली जाती है। जो फेफड़ा है उसमें एक निश्चित दर से हवा जो है वो भरता है और उसके बाद वो निकलता है। ठीक है, एक निश्चित दर में हवा वो अंदर की ओर जाता है और फिर बाहर की ओर जाता है। उसका एक रेट जो है वो निश्चित होता है, जिसे हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। इस ब्रीथिंग सिस्टम को भी दो भाग में बांटा गया है। इसमें एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, एक होता है इंस्पायरेशन और सेकंड होता है एक्सपायरेशन। तो हम लोग इंस्पायरेशन के बारे में देखते हैं कि आखिर इंस्पायरेशन है क्या। तो चूंकि फेफड़ा में जब एयर पहुंचता है तो फेफड़ा में एक लो प्रेशर बनाता है। जब फेफड़ा में पहुंचता है तो एक लो प्रेशर वहाँ पे बनता है, जिसके दरमियान में वो वहाँ जाता है। क्या है इसका डेफिनेशन के अनुसार से कि इंस्पायरेशन, हवा जब फेफड़ों में पहुँचता है तो फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है। जब एयर फेफड़ा में पहुँचता है तो फेफड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और एक निम्न दाब वहाँ पे बनता है। निम्न दाब बनता है इसीलिए एयर वहाँ पहुँचता है। हम लोग ज्योग्राफी में भी इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जहाँ पे निम्न दाब बनता है वहाँ पे एयर उसको भरने के लिए पहुँचता है। तो फेफड़ा में भी निम्न दाब बनता है और एयर जो है उस चीज़ को भरने के लिए वहाँ पे पहुँचता है। तो फेफड़ा का आयतन वहाँ पे बढ़ता है और एक निम्न दाब बनता है। यह तब तक प्रवेश करेगा, तब तक यह प्रक्रिया चलते रहेगा जब तक कि हमारे बॉडी के भार और बाहरी भार ये दोनों इक्वल ना हो जाए, तब तक इंस्पायरेशन होते रहता है। ठीक है, हम लोग इंस्पायरेशन के बारे में देखें। अब हम लोग देखते हैं एक्सपायरेशन के बारे में कि आखिर इसमें क्या होता है। तो एक्सपायरेशन की प्रक्रिया में वायु जो है वो बाहर जाती है। इंस्पायरेशन में वायु जो है वो अंदर आ रही थी और एक्सपायरेशन प्रक्रिया में वायु जो है वो बाहर जाएगी। ठीक है, एक्सपायरेशन प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में वायु जो है वो बाहर जाती है और प्लूरल कैविटी का आयतन इसमें घटेगा। जाहिर सी बात है कि जब एयर जो है वो अंदर की ओर आता है तो फेफड़ा का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ेगा और जब वो बाहर की ओर जाएगा तो फेफड़ा का वॉल्यूम जो है वो घटेगा। ठीक है, फेफड़े के अंदर जो खाली स्थान है उसे हम लोग प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो कहा जा रहा है कि प्लूरल कैविटी का आयतन जो है वो घट जाता है। फेफड़ा पर दबाव पड़ने के कारण वह सिकुड़ता है और हवा बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है, दबाव पड़ने के कारण वह सिकुड़ता है और हवा जो है वो बाहर की ओर चला जाता है। यही था एक्सपायरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इस प्रोसेस के दरमियान, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान हम लोग ऑक्सीजन कितना ले पाते हैं, नाइट्रोजन कितना जाता है, CO2 कितना जाता है और कितना हमारे अंदर में रहता है, हमारे बॉडी को फायदा पहुंचाता है। ठीक है, इट मीन्स कि कैप्चर ऑफ एयर ब्रीथिंग, श्वसन के दौरान नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा, ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो श्वसन जो है जब हम लोग इंस्पायरेट करते हैं, यानी अंदर जब सांस लेते हैं तो 79% नाइट्रोजन होता है और जब बाहर हम लोग छोड़ते हैं सांस को तो 79% पूरा का पूरा नाइट्रोजन छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन 21% लेते हैं अंदर और जब बाहर छोड़ते हैं तो 17% ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। मात्र 3% ही ऑक्सीजन हमारे अंदर रहता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अंदर में 0.03% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते समय 4% हम लोग अधिक छोड़ देते हैं। कैप्चर ऑफ एयर ब्रीथिंग, यहाँ से सवाल आता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि गैस जो है वो यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में किस तरह से एक्सचेंज करते हैं। तो चूंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इस प्रोसेस में होता है, कहाँ ये हो रहा है, ये प्रक्रिया आखिर हो कहाँ रहा है, तो यह प्रक्रिया जो है फेफड़ों में होता है। ठीक है, कौन से प्रोसेस से ये हो रहा है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ये होता है। यह डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, चल हम लोग जाने। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में होता क्या है। तो अभी हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग देखें कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे अंदर में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता था। तो चूंकि ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो किन माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाता है और किन माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन एचबी के मतलब यहाँ पे एचबी है, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन हो गया। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन किस माध्यम से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में किस माध्यम से ट्रांसपोर्ट करेगा, तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से। और हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है, तो बैंगनी कलर का होता है। और जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है तब वो रेड दिखाई देता है, और जिसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना करके भी दिखा रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जब मिल रहा है तो वो HbO2 बना रहा है, इट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। ये हुआ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कि वो किस माध्यम से होता है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ा के माध्यम से मात्र 10 या 20% ही वो ट्रांसपोर्ट कर पाता है। बाकी किस माध्यम से कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन जो है वो ब्लड के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अभी हम लोग देखें कि ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में होता है और हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचता है तो उसे हर सेल तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन को पहुंचाने का हर सेल तक कौन काम कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि पूरे ब्लड में वो सर्कुलेट होता है, फेफड़ा में भी वो सर्कुलेट होता है, लेकिन वहाँ मात्र 10 से 20% ही सर्कुलेट हो पाता है फेफड़े के माध्यम से। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुस्ती लगता है, और गर्मी के दिन में ऐसा काफ़ी ज़्यादा होता है कि ब्लड में जो है वो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसके वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुस्ती होता है। क्योंकि वायुमंडल में अगर CO2 बढ़ेगा तो हम लोगों के बॉडी में भी CO2 की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा सुस्ती होता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा यदि अधिक लें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम लोग सांस लें तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और सुबह में जो हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाता है हमारे बॉडी को, और ज़ोर ज़ोर से यदि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो करके क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के माध्यम से भी हमारे बॉडी में वो मूव कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल करके वो कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में घुल करके क्या बनाता है, तो कार्बोनिक एसिड का रूप एक देता है। बाइकार्बोनेट के माध्यम से जब हमारे बॉडी में परिवहन कर रहा है तब उसका कंडीशन क्या होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जब पोटासियम से मिल करके परिवहन करता है तब क्या बनाता है, पोटासियम कार्बोनेट बना रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब सोडियम से मिल करके जब वो परिवहन करता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, ठीक है। यही था कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल ट्रांसपोर्टेशन कि किन किन माध्यमों से हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखें रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला एक्सटर्नल रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखें, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में देखें, ठीक है। लोग इंटरनल रिस्पिरेटरी के बारे में देखेंगे और ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।